नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मूल्यांकन के पक्ष। तो आज मैं मूल्यांकन के पक्षों के बारे में चर्चा करूंगी और उसी की शुरुआत करूंगी। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। बालक के व्यवहार में उसके व्यक्तित्व के कई पक्ष या पहलू समाहित होते हैं, जिन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। आप देख सकते हैं यह 3 भाग है। ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावनात्मक पक्ष और तीसरा है कौशलात्मक पक्ष। आज इस वीडियो लेक्चर सेशन में मैं ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी तथा कई सारे उदाहरणों तथा एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं इस पक्ष को आसानी से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी। तो शुरू करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष छात्रों की बौद्धिक योग्यताओं, क्षमताओं, ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान आदि से संबंधित होता है। इसके मुख्यतः 6 स्तर होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि यह सरल से जटिल की ओर मैंने इसको इन स्तरों को अरेंज किया है। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, 5वां है संश्लेषण तथा 6वां है मूल्यांकन। यह सबसे सरल यहाँ पे ज्ञान का स्तर है और सबसे जटिल जो है या बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है वह मूल्यांकन का स्तर है। तो चलिए एक एक स्तर को हम लोग डिटेल में जानते हैं। इस इमेज को देखिए। अध्यापिका बच्चे से कैसा प्रश्न पूछ रही है। पहला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है। दूसरा है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तथा तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। बच्ची जवाब देती है कि ताजमहल आगरा में स्थित है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और तीसरे में वो कहती है मुझे याद नहीं आ रहा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या यह सब स्मृति से संबंधित प्रश्न है? चलिए आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष। पिछले स्लाइड में आपने देखा कि अध्यापिका बच्चे से स्मृति से संबंधित प्रश्न पूछ रही है तथा बच्ची अपने स्मृति से प्रश्नों का उत्तर दे रही है। एक प्रश्न का उत्तर उसे याद नहीं आ रहा था तो वह बता नहीं पाई। ज्ञान जो स्तर है, जो पहला स्तर है ज्ञानात्मक पक्ष का, वह स्मृति से संबंधित होता है। ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न पदों, प्रत्ययों, परिभाषा, सिद्धांतों, सूत्रों आदि का पुनः स्मरण करने से संबंधित व्यवहार सन्निहित रहते हैं। आप बच्चे से कोई भी डेफिनेशन, कोई आप फॉर्मूला पूछ सकते हैं, कुछ भी आप जो भी सिद्धांत है वह पूछ सकते हैं। तो बच्चा जो है वह याद करके बताता है, अपनी स्मृति से बताता है। तो यहाँ पे मेनली बच्चा जो है वह कितना याद करके बता सकता है या वह कितना स्मरण कर सकता है, इससे ही रिलेटेड यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। इसी से संबंधित यह पक्ष है। आप भी अध्यापक बनने वाले हैं तो आप भी ज्ञानात्मक पक्ष में जो ज्ञान स्तर है उससे संबंधित आप लोग प्रश्न ज़रूर बनाएं। दूसरा है बोध। अब आप नीचे दिए जो सामने उदाहरण है आप लोग इसको देखिए। पहला जो है, एक बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं को छांट कर रखा है। दूसरा है, एक बच्चा अपने से कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के उदाहरण देता है। तीसरा है, एक बच्चा यह व्याख्या देता है कि सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट क्यों आवश्यक है। उपरोक्त तीनों कार्यों में बच्चा अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहा है। जब दोनों में वह सजीव और निर्जीव वह अंतर जान रहा है तथा समूह में उन दोनों को बांट के रख रहा है। अगर
क्लास 7 में अगर हम ये पूछे कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, तो वो भी वह समझ से वह अंतर बताता है। या अम्ल और क्षार का अगर हम कहें कि उदाहरण दो, तो वह अपनी समझ से जब उदाहरण देता है। तथा अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में या किसी घटना के बारे में हम बच्चे से उसका व्याख्यान ले, या हम ये पूछे कि वह क्यों आवश्यक है, उसकी व्याख्या करो, और बच्चा अपने समझ से उसका एक्सप्लेनेशन देता है इसी घटना का, तब वह हर चीज़ में अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहा है। वह सिर्फ रटने से नहीं होता है या स्मरण से नहीं होता है, वह कहीं ना कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग कर रहा है या समझ का प्रयोग कर रहा है। ज्ञान के उपरांत बोध आता है। इस स्तर पर ज्ञान तथा सूचनाओं के पुनः स्मरण तथा पहचान के साथ साथ ज्ञान से संबंधित अच्छी समझ भी अंतर्निहित होती है। इसमें विभिन्न तथ्यों की व्याख्या भी सम्मिलित होती है। आइए हम तीसरा स्तर अनुप्रयोग देखें। अनुप्रयोग में हम नीचे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है, बच्चा अपने जीवन में ट्रैफिक के नियमों का पालन करता है। दूसरा है, बच्चा स्वच्छता के नियमों का जीवन में पालन करता है। तीसरा है, बच्चा कमरे का माप लेकर उस कमरे के क्षेत्र के बराबर दरी लेकर आता है। और चौथा है, बच्चा घड़ी देखकर समय बताता है। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इन सभी उदाहरण में, इन सभी एग्जाम्पल्स में बच्चा जो भी सीखा है वह अपने जीवन में उसको अप्लाई कर रहा है या अनुप्रयोग कर रहा है। इस स्तर के अंतर्गत बालक ज्ञान व बोध के उपरांत उसका वास्तविक जीवन में प्रयोग करना सीखता है। जैसे बच्चा अगर जोड़ घटाना सीखे तो वो मार्केट में जाकर भी वह कोई भी सब्जी लेता है, कोई भी वस्तु लेता है, वह पैसे रुपए का लेन देन कर लेता है। या अगर 8वीं या 9वीं का जो स्टूडेंट है वह बैंक में जाकर अपने दादा दादी या किसी के साथ भी जाकर उनसे वह मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वह कैलकुलेट कर लेता है। तो इस तरीके से बच्चा जो भी सीखा है वह अपने जीवन में उसको अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल का यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल आ जाता है। आइए हम लोग चौथा लेवल देखें या स्तर देखें, वह है विश्लेषण का स्तर। चौथा है विश्लेषण। अब इसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है, एक बच्चा लोहे में जंग लगने के कारण को ढूंढता है। दूसरा है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों से पूछती है, भारत किन कारणों से अंग्रेजों का गुलाम बना। तीसरा है, एक विद्यार्थी विज्ञान विषय में कम अंक लाने के कारण सोचता है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें मेनली कोई एक घटना है, उसका कारण खोजा जा रहा है, उसको कई भागों में विभक्त करके उसका विश्लेषण किया जा रहा है। अगर जंग लग गया है तो बच्चा ये सोचता है कि जंग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या हवा है या जो वातावरण में जो मॉइस्चर है वो है, क्या कारण हो सकता है कि जंग लगा है। अगर मेरे कम अंक आए हैं तो बच्चा ये सोच सकता है कि इसका क्या कारण है, क्या मैंने उसको समय नहीं दिया, पर्याप्त समय नहीं दिया, या मुझे वो टॉपिक समझ में नहीं आया, मुझे और भी उस को जानने का प्रयास करना चाहिए था। तो ये एक तरीके से जब भी हमारे कम अंक आते हैं या हम लोग किसी कंपटीशन में जाते हैं और हम उस कंपटीशन में सफल नहीं हो पाते तो हम एनालाइज़ करते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई। वैसे ही अगर कोई एजुकेशनल वीडियो अगर बच्चा बनाता है या क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स बनाते हैं तो उसमें वो एनालिसिस कर सकता है कि ये वीडियो कैसे बेहतर बन सकता है, कौन कौन से पिक्चर्स डाले, कैसे वीडियोस कंटेंट डाले, क्या इसमें छांटना है, क्या इसमें ऐड करना है। तो ये सब क्या चीज़ें होती है, ये एनालिसिस का विषय होता है। बोध और अनुप्रयोग की अपेक्षा विश्लेषण उच्च स्तर का उद्देश्य है। विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत वे व्यवहार आते हैं जो प्राप्त सूचना को उसके विभिन्न भागों में विभक्त करने से संबंधित होते हैं।
मतलब कई सारे भागों को हम लोग सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, किसी भी घटना का हम लोग कई सारे डायमेंशंस में उसको हम लोग सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वही है विश्लेषण। चलिए आगे हम लोग आगे का स्तर देखते हैं। आगे है संश्लेषण। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लें। पहला है, कक्षा 7 का विद्यार्थी ज्वालामुखी का वर्किंग मॉडल बनाता है। दूसरा है, कक्षा 8 का विद्यार्थी संज्ञानात्मक पक्ष का एक ऐसा श्वसन तंत्र का वर्किंग मॉडल बनाता है। कक्षा 9 का विद्यार्थी वायु प्रदूषण पर शैक्षणिक वीडियो बनाता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो विद्यार्थी है वह कोई ना कोई सिंथेसिस कर रहा है या कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना रहा है। मतलब कि आप एक तरीके से इस चीज़ को एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे कि अगर कोई हम लोग सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हमने सही से नमक डाला है कि नहीं, मसाले डाले हैं कि नहीं, कितना हमें फ्राई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आ रही हैं। फिर उसके बाद में जब हम लोग सब्जी को बना लेते हैं तो वो क्या हो रहा है, वह सिंथेसिस हो रहा है या संश्लेषण हो रहा है। अगर बच्चा कोई मॉडल तैयार कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वालामुखी का वर्किंग मॉडल तैयार कर रहा है, अगर उसमें वह देखता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से हम उस चीज़ को बना सकते हैं, क्या हम लोग बॉटल ले सकते हैं, उसके ऊपर न्यूज़पेपर रख के हम लोग पेंट करके और उसमें वो प्रभाव कैसे डाल सकते हैं कि ज्वालामुखी फटने वाला जो प्रभाव है वो कैसे डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें वो एनालाइज कर रहा है। पर जब वो बन गया, वो मॉडल जब बन गया, कोई भी वर्किंग मॉडल, जैसे अभी मैंने लंग्स का वर्किंग मॉडल बनाया या फिर ज्वालामुखी या कोई भी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का बनाया, तो इन सब का जब वो वर्किंग मॉडल बन जाता है तो उसको हम लोग संश्लेषण कहते हैं। मतलब वह सिंथेसिस हो चुका है। संश्लेषण संज्ञानात्मक पक्ष का ऐसा स्तर है जिसमें सीखने वाले का व्यवहार रचनात्मक होता है। संश्लेषण स्तर पर छात्र विभिन्न भागों, अंगों तथा तत्वों के साथ साथ कार्य करके उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करते हैं जिससे वह किसी वस्तु की रचना कर सके। ठीक है, यह एक तरीके से वो फाइनली एक प्रोडक्ट या कोई वस्तु हम जब रचना कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, वह आपका संश्लेषण के स्तर में आता है। इसमें जो दूसरा उदाहरण है कक्षा 8 का विद्यार्थी, यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष का ऐसा स्तर, ये थोड़ा सा मतलब अलग से ये कॉपी पेस्ट हो गया है। मेनली इसका उदाहरण है कक्षा 8 का विद्यार्थी श्वसन तंत्र का वर्किंग मॉडल बनाता है। बीच में जो संज्ञानात्मक पक्ष का ऐसा स्तर, ये मतलब गलती से यहाँ पे आ चुका है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मूल्यांकन के स्तर पे। मूल्यांकन एक तरीके से निर्णयात्मक या डिसीजन हम लोग जब ले लेते हैं किसी भी चीज़ का, तब हम लोग एक तरीके से हम लोग कहते हैं कि हमने मूल्यांकन किया। अब जैसे कि सब्जी तो बन गई या वर्किंग मॉडल लंग्स का तो बन गया, बट अब वो कैसा है, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो औसत है। तो हम जब इस तरीके से हम कोई मूल्य देते हैं उस चीज़ का, वही मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि एक अध्यापक विद्यार्थी द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की मूल्यांकन इस प्रकार करता है, आप देख सकते हैं, 9 से 10 अंक में बहुत अच्छा, 6 से 8 में अच्छा, 4 से 5 में औसत और 4 से कम में औसत से कम। तो इस तरीके से बच्चा कोई मॉडल बनाता है और अध्यापक उसका इस तरीके से मार्किंग करके वह मूल्यांकन करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो बहुत अच्छा औसत, ये जो हम लोग कह रहे हैं, वही दरअसल मूल्यांकन है। ऊपर अध्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया कर रहे हैं। मूल्यांकन क्या है? यह ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम तथा उच्चतम उद्देश्य होता है, जिसके अंतर्गत किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विचारों, कार्यों, विधियों आदि का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में गुणात्मक तथा मात्रात्मक निर्णय लिए जाते हैं। जो मूल्यांकन होता है उसमें दोनों होता है,
वो गुणात्मक भी होता है तथा मात्रात्मक भी होता है। जैसे कि मैंने कहा था, मूल्यांकन के अंतर्गत अंदर मापन ऑलरेडी आ जाता है। मापन करके ही हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। तो आज ज्ञानात्मक पक्ष का हमने जो स्तर है वह बहुत ही डिटेल से जाना, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ जाना। मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा। आगे जो दूसरा पक्ष है, भावनात्मक पक्ष, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें भी मैंने कई सारे उदाहरण दिए हैं, उसको भी पढ़ के आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। तो अगले लेक्चर में भावनात्मक पक्ष मैं लूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।